नमस्कार दोस्तों, कंक्रीट इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने भाग और अनुच्छेदों के बारे में पढ़ा था, तो वो उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि विदेशी स्रोत से लिए गए हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान के स्रोत क्या क्या हैं? कुछ विदेशी भी थे, कुछ देसी भी थे, तो उन्हीं के बारे में हमें आज डिस्कस करना है कि कौन कौन से स्रोत थे। तो जैसा कि आपको याद होगा कि पहला स्रोत हम मानते हैं सबसे पहला भारतीय संविधान अधिनियम, ठीक है, जो कि 1935 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1935 में भारतीय संविधान अधिनियम 1935। अब समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो 395 अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान में है, ठीक है, तो इनमें से लगभग 250 अनुच्छेद केवल इसी अधिनियम के द्वारा लिए गए। किस अधिनियम के द्वारा? भारतीय संविधान अधिनियम के द्वारा लिए गए हैं। यानी कि हमारे संविधान का 75% हिस्सा, ठीक है, कहाँ का है? भारतीय संविधान अधिनियम के। तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि लोक सेवा आयोग कब लिया गया था? मैंने बताया था पिछले लेक्चर में भी। तो लोक सेवा आयोग किस अधिनियम के द्वारा लिया गया था? भारतीय संविधान अधिनियम के द्वारा लिया गया था। ठीक है, लोक सेवा आयोग। इसके बाद हम आते हैं दूसरे पॉइंट पर। तो दूसरा पॉइंट अगर देखें तो कैग, ठीक है, CAG। आप जानते हैं CAG क्या होता है? तो CAG जो होता है वो होता है नियंत्रक एवं महालेखा अधीक्षक। क्या होता है? नियंत्रक एवं महालेखा अधीक्षक होता है। तो इसकी व्यवस्था भी किस अधिनियम में मिलती है? तो भारतीय संविधान अधिनियम 1935 में मिलती है। क्लियर? अब तो अगर कभी पूछ दिया जाए कि इस समय भारत के जो भारतीय नियंत्रक महालेखा अधीक्षक कौन है इस करंट टाइम पे, तो आप याद रखने की आप बोल सकते हैं कि ये है राजीव माहेश्वरी। ठीक है, कौन है? राजीव माहेश्वरी। क्लियर? चलिए यहाँ से दो टर्म। अब एक और इसी में टर्म आ जाता है कि न्यायपालिका। ठीक है, तो न्यायपालिका कहाँ से ली गई है? तो न्यायपालिका भी इसी अधिनियम के द्वारा, मान लीजिए जैसे कि सुप्रीम कोर्ट है, हमारी हाई कोर्ट है, ठीक है, तो ये सारी व्यवस्थाएं भारतीय संविधान अधिनियम 1935 में मिलती हैं। चलिए इसके बाद आते हैं हम दूसरे देशों के बारे में बात करते हैं कि किस देश से कौन सा स्रोत लिया गया था। ये तो हमने अपने भारतीय संविधान अधिनियम के बारे में बात कर ली। अब दूसरे देशों पर आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रिटेन की। आप जानते हैं कि हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन रहा, तो स्वाभाविक सी बात है कि अंग्रेजों का सबसे ज़्यादा हमारे ऊपर के प्रभाव रहा होगा, हमारे संविधान पर प्रभाव रहा होगा। ठीक है, तो शुरुआत यहीं से करते हैं, ब्रिटेन से करते हैं हम कि ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है या इंग्लैंड से क्या क्या लिया गया है। सो ब्रिटेन की बात करते हैं। ठीक है, तो ब्रिटेन से याद रखिए कि संसदीय जितनी भी प्रणाली है, ठीक है, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। किससे ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, फिर इसके बाद संसद को एक विशेष अधिकार भी है, तो संसदीय विशेषाधिकार भी किससे लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक, अब संसदीय विशेषाधिकार तो आपको ये पता होगा कि हमारे अमेरिका में तो दोहरी नागरिकता है, लेकिन भारत में कैसी है? एकल नागरिकता है। तो एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? तो एकल नागरिकता भी ब्रिटेन का ही प्रावधान है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है। तो एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। क्लियर? चलिए इसके बाद और बात करते हैं आगे। तो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, अब संसद की बात हुई तो संसद में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था तो आएगी ही। तो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपको याद रखने हैं। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। क्लियर? तो ये ब्रिटेन से हो गया कि ब्रिटेन से हमारे कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य थे जो लिए गए थे, उसके बारे में हमने बात कर ली। अब बात करते हैं अमेरिका, यूएसए की, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका की, कि यूनाइटेड स्टेट्स और ऑफ अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। ठीक है, कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं हमारे भारतीय संविधान के जो अमेरिका से लिए गए हैं, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें अगर पूछा जाए तो मूल अधिकार, जो कि अभी हमें वर्तमान में 6 अधिकार हमें प्राप्त हैं, तो 6 जो अधिकार हैं, मूल अधिकारों का जो प्रावधान है वो अमेरिका से लिया गया है।
ठीक है। अब इसके अलावा और क्या लिया गया है, तो इसके अलावा इसमें लिया गया है न्यायिक पुनर्विलोकन, ठीक है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन भी कहां से लिया गया है, अमेरिका से। अब न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब क्या है, तो इसको समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई विधेयक पारित हुआ, राज्यसभा लोकसभा में विधेयक पारित हुआ, तो कोई सरकार ऐसी है जिसने विधेयक, जिसकी बहुमत ज़्यादा है, तो वो अपना ऐसा नियम बना ले जिससे कि जनता का भला ना हो या जनता के हित में ना हो, तो उस पर जो न्यायालय है हमारा सुप्रीम कोर्ट, वो उस पर पुनर्विलोकन करता है, कि उस पर विचार करता है कि ये नियम जो है, ये विधेयक जो पारित हो रहा है वो सही है या नहीं है। तो इसकी व्यवस्था कहाँ से ली गई है, यूएसए से ली गई है, अमेरिका से ली गई है, ठीक है। अब हमारे संविधान को सर्वोच्चता प्राप्त है, ठीक है। संविधान को सर्वोच्चता यानी कि संविधान की सर्वोच्चता कहाँ से ली गई है, कि संविधान हमारा सर्वोच्च होगा, तो उस संविधान की सर्वोच्चता भी कहाँ से ली गई है, यूएसए से ली गई है। क्लियर, कहां से ली गई है, यूएसए से ली गई है, ठीक है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद की। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद कहां से लिया गया है, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद भी कहां से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है इसमें कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद, ठीक है। साथ ही में इसके साथ राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाने की प्रक्रिया होती है वो भी कहां से ली गई है, यूएसए यानी अमेरिका से ली गई है। तो इस बात को भी याद रखिएगा कि इसमें महाभियोग लगाने की प्रक्रिया की गई है। क्लियर। चलिए, तो अभी हमने दो देशों के बारे में बात की, ब्रिटेन और यूएसए, सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, अगर एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसके बाद हम और भी देशों के बारे में बात करते हैं कि इससे क्या क्या लिया गया है। चलिए, इसको इरेज किए देते हैं, अगर आपको कहीं लिखना हो तो लिख सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कनाडा, ठीक है। कनाडा की बात करें तो कनाडा से क्या लिया गया है, कनाडा से क्या क्या ऐसा है जो हमारे भारतीय संविधान में उद्धृत है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो संघात्मक व्यवस्था है, संघात्मक व्यवस्था, ठीक है, वो किससे ली गई है, कनाडा से। अब संघात्मक व्यवस्था का मतलब क्या है कि इसमें शक्तियों का विभाजन किया गया है कि केंद्र के पास कौन सी शक्ति रहेगी, राज्य के पास कौन सी शक्ति रहेगी, ठीक है। तो संघात्मक व्यवस्था कहां से ली गई है, कनाडा से ली गई है, और इसके अंतर्गत शक्तियों का विभाजन भी किया गया है। क्लियर। अब और कनाडा से क्या है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब शक्तियां विभाजित की गई थी तो कुछ ऐसी शक्तियां थी जिनका विभाजन नहीं हो पाया था, ठीक है, तो अवशिष्ट शक्तियां कहलाती हैं, बची हुई शक्तियां कहलाती हैं। तो जो बची हुई शक्तियां हैं उनके बारे में भी हम, वो भी प्रावधान हमने कहां से लिया है, कनाडा से लिया है, ठीक है। अब अवशिष्ट शक्तियां रहती किसके पास है, तो स्वाभाविक सी बात है कि संघ के पास रहेंगी। तो अवशिष्ट शक्तियां किसके पास रहती हैं, संघ के पास रहती हैं। राज्य इस पर कोई भी अधिकार नहीं जता सकता, इस बात को भी याद रखिएगा। चलिए, कनाडा की बात हो गई। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो बहुत ही पूछा गया है, तो आ जाते हैं आयरलैंड पर, ठीक है। आयरलैंड की बात करते हैं। तो आयरलैंड से क्या लिया गया है, तो आयरलैंड की संविधान से हमने लिए हैं नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आयरलैंड से क्या लिया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मतलब नीति निर्देशक तत्व का मतलब क्या है, तो सीधा सा समझ लीजिए कि जैसे राज्य को कोई कानून बनाना हो, कोई नियम बनाना हो, तो उसके अंतर्गत एक नीति दी गई है कि अगर आप कोई भी नियम बना रहे हैं तो इन नीतियों को ध्यान में रखते हुए, जिससे जनता का हनन ना हो, ठीक है, उनके हित में ही ये नियम हो, तो इसके लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। क्लियर। चलिए, अब आयरलैंड से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आयरलैंड से क्या लिया गया है। तो आयरलैंड से जब हमारी
राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12 सदस्य। तो 12 सदस्य वो किस प्रावधान के तहत? तो आयरलैंड के प्रावधान के तहत कि राष्ट्रपति द्वारा जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं वो भी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य का चयन। अब कहाँ होता है ये चयन? तो ये चयन होता है राज्यसभा में। ठीक है, चलिए आयरलैंड की बात हो गई। अब अगले देश पर आते हैं। तो अगला देश जो है हमारा वो है दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया क्या गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान का संशोधन। कि संविधान बना तो है, तो इसमें संशोधन किस प्रावधान के तहत किया जाएगा, किस जरिए से किया जाएगा? तो संविधान का संशोधन किया जाना दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, संविधान का संशोधन अब ये पूछ लिया जाता है कभी कभी कि ये संशोधन जो है वो किस अनुच्छेद में आता है? तो संविधान का संशोधन आता है 368 अनुच्छेद में। इस बात को याद रखिएगा। अभी मैंने आपको जब भाग बताए थे तब बताया था कि संविधान का संशोधन किस भाग में आता है और किस अनुच्छेद में आता है। तो याद रखने वाली बात है कि 368वें अनुच्छेद में आता है। ठीक है, चलिए ये थी हमारे दक्षिण अफ्रीका की बात। अब और जो बाकी देश बचे हुए उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि उससे क्या लिया गया है। तो अब बात करते हैं रूस की। ठीक है, रूस से क्या लिया गया है? तो रूस से ये समझ लीजिए कि रूस से बहुत ही बाद में जब हमारा 42वां संशोधन हुआ तब लिए गए थे मौलिक कर्तव्य। क्या लिए गए थे? मौलिक कर्तव्य लिए गए थे। तो 7वां नंबर था ये रूस, रसिया। ठीक है, सोवियत रूस भी पढ़ा जाता है इसको। सो रसिया से क्या लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं कि हमारे देश के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं वो लिए गए हैं रसिया से। और ये कब जोड़े गए थे? तो याद रखिए ये जोड़े गए थे 42वें संशोधन के जरिए जोड़े गए थे। ठीक है, जब हमारे संविधान का 42वां संशोधन हुआ था 1976 में, तब ये जोड़े गए थे। ठीक, और मैंने 42वें संशोधन से एक और इम्पॉर्टेंट बात बताई थी कि 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था भारत की एकता था तो एकता और अखंडता कर दिया गया था। ठीक है, फिर उसमें पंथ निरपेक्षता नहीं जुड़ी थी और सामाजिक नहीं जुड़ा था। ठीक है, तो सोशलिस्ट और फिर सेक्युलर भी जोड़ा गया था। तो ये 2 शब्द भी 42वें संशोधन के जरिए जोड़े गए थे। तो इस बात को याद रखिएगा। चलिए इसके बाद आते हैं हम अगले देश पर जो कि हमारा है फ्रांस। तो फ्रांस के बारे में बात करते हैं। तो फ्रांस से क्या लिया गया है? ठीक है, तो फ्रांस की क्रांति आपको याद होगी। तो जो फ्रांस की क्रांति है उसमें उससे लिया गया है गणतंत्रात्मक व्यवस्था। ठीक है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था यानी कि इसके अकॉर्डिंग कोई भी हेरिडिटी नहीं होगी, मतलब उत्तराधिकारता नहीं होगी। जैसे कि कोई राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति का पुत्र फिर से राष्ट्रपति बन जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। या पर कोई प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री का पुत्र फिर से प्रधानमंत्री बन जाए, तो ऐसा नहीं है। उनका चयन लोगों के द्वारा किया जाता है, हमारे भारत के नागरिकों के द्वारा किया जाता है। तो ये जो व्यवस्था है वो कहाँ से ली गई है? फ्रांस से ली गई है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई है? फ्रांस से ली गई है। क्लियर? चलिए इसके बाद आते हैं अगले देश पर। अगला देश हमारा है ऑस्ट्रेलिया। ठीक, अब ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। तो आपको याद होगा कि जो हमारी संघ सूची, ठीक है, फिर राज्य सूची, तो ये तो पहले से ही भारतीय संविधान में थे। 1935 के अधिनियम के द्वारा इसे ले लिया गया था, लेकिन इसमें समवर्ती सूची बाद में जोड़ी गई थी। तो जो समवर्ती सूची थी वो कहाँ से ली गई थी? तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। इस बात को याद रखिएगा कि समवर्ती सूची कहाँ से ली गई थी? ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। ठीक है,
और ये सूचियां आपको पता ही होगा कि सूचियां हमारे किस अनुसूची में आती है। तो आपको याद होगा कि 7वीं अनुसूची में मैंने बताया था कि समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची किस अनुसूची में आती है, 7वीं अनुसूची में आती है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। चलिए, इसके बाद और भी इम्पोर्टेंट है कि प्रस्तावना की जो भाषा है, हमारी जो प्रस्तावना हुई है, प्रस्तावना इंग्लिश में लिखी गई है और किस प्रकार से लिखी गई है। तो प्रस्तावना की भाषा भी कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, जैसे कि हमारा संविधान शुरू होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया से, तो ये भी समझ लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया के भी जो संविधान है वो वी द पीपल ऑफ इंडिया से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, वी द पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया से स्टार्ट होता है। सो ये समझ लीजिए कि जो भाषा है वो कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। क्लियर? अब बात करते हैं इससे और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिया गया है, संयुक्त अधिवेशन। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन। अब संयुक्त अधिवेशन क्या है तो इसको जरा समझ लीजिए। मान लीजिए राज्यसभा और लोकसभा में कोई विधेयक पारित होना था, लेकिन किसी कारणवश हो नहीं पाया, उनके सदस्यों ने अपनी सहमति नहीं जताई और ये विधेयक पारित नहीं हो पाया। तब क्या होता है कि राष्ट्रपति एक अधिवेशन बुलाता है लोकसभा में। ठीक है, तो उसको नाम दिया गया है संयुक्त अधिवेशन, और जहां पे राज्यसभा और लोकसभा की दोनों के सदस्य साथ में बैठते हैं और उस विधेयक पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो बुलाता जरूर राष्ट्रपति है, लेकिन अध्यक्ष कौन रहता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष इस संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्ष होता है। क्लियर? सो संयुक्त अधिवेशन कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब बात करते हैं जर्मनी से। तो जर्मनी से क्या लिया गया है? तो जो आपात आबंध है, हमारे देश का आपात आबंध है, मतलब कि मान लीजिए हमारे देश में कोई आपातकालीन घटना हो गई, आपातकालीन स्थिति पैदा होगी, तो उस टाइम वो कहां से लिया गया है? आपातकालीन स्थिति में आपको पता होगा कि जो नागरिकों के अधिकार हैं, जो 6 अधिकार हैं, वो पूर्णतः समाप्त कर दिए जाते हैं, उनका कोई अधिकार नहीं रहता। ठीक है, तो आपात आबंध में ये जो नागरिकों के अधिकार हटाने की प्रावधान है वो कहां से लिया गया है? वो जर्मनी से लिया गया है। तो इस बात को याद रखिएगा कि जर्मनी से क्या लिया गया है? जर्मनी से आपात आबंध की प्रक्रिया। ठीक है, कुछ मैंने बताया क्या लिया गया है, तो पूरा नहीं लिया गया है आपात आबंध। आपात आबंध कुछ 1935 से भी जुड़ा हुआ है और कुछ यहाँ से जर्मनी से भी लिया गया था, जर्मनी के संविधान से। तो मैंने बताया कि जो मौलिक अधिकार समाप्त कर दिए जाते हैं, ठीक है, तो वो कहाँ से लिया गया है? तो वो जर्मनी से लिया गया है। ठीक, अब अंतिम देश की बात करते हैं, जापान की। ठीक है, तो जापान से कुछ ज्यादा पूछा नहीं जाता, तो जापान के बारे में सीधा से समझ लीजिए कि जो अनुच्छेदों का प्रावधान है हमारे भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, तो अनुच्छेद बनाने का प्रावधान कहां से लिया गया है? तो जापान से लिया गया है। तो अनुच्छेदों का प्रावधान आप कह सकते हैं ठीक है, अनुच्छेदों का प्रावधान कहां से लिया गया है? जापान से लिया गया है। क्लियर? तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।